हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस समय एमए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं समाजशास्त्र से। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 2 है, जिसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम बस जो आज देख रहे हैं उनके लिए कल है, जो कल देखेंगे फिर उनके लिए आज ही रहेगा। तो आज देख लीजिए, ये है शेयर सीरीज़ लाए हैं हम इसका वीडियो में। तो सोशियोलॉजी का मेरा नाम है रोशन और देखिए 23 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है? तो चलिए इस बार एग्ज़ाम बहुविकल्पी पे हो रहा है, जो कि हर बार भी ऐसे ही देखा जा रहा है कि ऐसे ही होने वाला होगा, जो ये पहली बार होने वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नगरीय समाजशास्त्र संपूर्ण जीवन परिस्थिति एवं उन समस्त अंतर्संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करता है? तो ये कहा था एरिक्सन, ऑप्शन सी हो जाएगा एरिक्सन। नेक्स्ट है, नगरीय परिस्थिति का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नगरीय परिस्थिति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, नगरीय समाजशास्त्र को परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन में विभेदित करने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? तो यह पार्क एवं वर्जेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसको सीरीज पढ़ेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ तो जैसे कि लगभग 50% तो आ ही रहा है इसमें से। नगरीय समाजशास्त्र आधुनिक नगरीकृत समाज विज्ञान के रूप में माना जा सकता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये ई बर्गल का है, ई बर्गल, ठीक है। नगरीय विकास में सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की भूमिका निर्णायक रही है, तो यह कथन कहा है, यह कथन है रॉबर्ट मैक एडम्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट पार्क। हड़प्पा शहर की खुदाई किसने की थी? तो ये किया था एम एस वत्स। और इसके देखिए जो खुदाई के उस समय थे तो ये दयाराम साहनी थे, लेकिन खुदाई किसने की थी? ए वत्स लगाइएगा, ठीक है। और ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था 1921 का होता। उसके बाद मोहनजोदड़ो को हुआ था। नगरों का विकास धातु युग में हुआ, यह कथन किसका है? तो ये होता है मार्गरेट मूरे, ऑप्शन डी हो जाएगा मार्गरेट मूरे। देखिए वीडियो को 2-3 बार रीड करिए, ताकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में याद रहेगा। ग्रीक एवं मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन है, तो यह कथन टर्नर ने कहा था, टर्नर। नगर के उत्थान एवं पतन की 6 अवस्थाएं होती हैं, तो यह ममफोर्ड के अनुसार कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगालोपोसिस अवस्था को इंगित करता है, तो यह पूंजीवादी कैपिटलिज्म। गांव और नगर का मौलिक अंतर कृषि एवं अन्य उद्योगों के समूहों में अंतर है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह प्रोफेसर विलकॉक्स। नेक्स्ट है, नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा होता है जिसके निवासी परस्पर एक दूसरे को जानते तक नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है सोमबर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा सोमबर्ट। नगर का तात्पर्य उस स्थान से होता है जहाँ विशेष प्रकार का प्राकृतिक परिवेश विद्यमान है, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो यह पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, ऑप्शन बी हो जाएगा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। भारत में कितनी जनसंख्या पर कोई महानगर बनता है? तो 10 लाख का, जैसे आपका वाराणसी 10 लाख का है। इस समय भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो इस समय 53 है। नगर व्यक्ति की विभिन्न इच्छाओं को की पूर्ति केंद्र होता है, घोतक है, तो यह है व्यक्तित्ववाद, यानी व्यक्तित्ववाद, ठीक है। नगरीय जीवन अत्यधिक जटिल होता है, इसे क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे प्रतिस्पर्धाई जीवन। नगर का संपूर्ण वातावरण व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, दामें किस भावना का उभय होता है? तो ये होता है व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की प्रकृति से दूर हो गया, व्यक्ति प्रकृति से दूर हो गया, यह किस बात का सूचक है? तो यह कृत्रिम जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में किस विद्वान द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यह है इलियट एवं मेरिल द्वारा। नगरीय संस्कृति मानव को स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी बनाता है, इसे क्या कहेंगे? तो यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। बदलती हुई परिस्थितियों में सामंजस्य करने के परिवार के लंबे इतिहास के कारण भविष्यवाणी करना सुरक्षित मालूम पड़ता है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह बर्जे एवं लोक। पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण तनाव है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कूगर है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन किसने लिखा है, कौन किसने कहा है, तो याद रखिए बहुत सारे लेखक को ऐसे याद रखना पड़ेगा जो थिंकर हैं। हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह राधा कृष्णन का है। व्यक्ति को किस प्रकार के समाज के ने व्यक्तिवादी बनाया है? तो यह भौतिकवादी समाज।
भविष्य में नगरीय धर्म किस आधार पर जीवित रहेगा? तो यह वैज्ञानिक आधार पर। संस्कृति को सर्वप्रथम आधुनिक काल में किस वर्ष में परिभाषित किया गया है? तो 1874 में। नेक्स्ट है, संस्कृति को सर्वप्रथम परिभाषित करने करने का कार्य किस समाजशास्त्री ने किया? तो यह है ईबी टेलर। देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संस्कृति को सर्वप्रथम आधुनिक काल में किस वर्ष परिभाषित किया था? तो 1874 याद रखिए, क्योंकि इस बार जो अभी फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पूछ दिया था कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था, जो हुआ था कि 1838 में हुआ था ना। तो आप लोग लगाए होंगे ऑप्शन में। इनमें से किसका भौगोलिक पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है? तो धार्मिक विकास। नगरीय संस्कृति में व्यक्ति बहुत व्यवहारिक प्रकृति का होता है, तो यह होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अरस्तु ने संपूर्ण राज्य के वर्गों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 3 वर्गों में किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समाज में एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के सम्मिलित रूप को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है आगबर्न एवं निम्काप। अगला है, विस्तृत अर्थ में सामाजिक व्यवस्था जो सामाजिक स्थिति पर आधारित है, जो वर्ग की परिभाषा का कार्य करती है, तो यह है वेलहेलम। नगरीय समाज के वर्ग अनेक धर्म, जाति एवं संप्रदाय के व्यक्ति साथ साथ कार्य करते हैं। यह किस अवधारणा का द्योतक है? धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किसने किया था? तो यह मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिकों की स्थानीय सभाएं स्वतंत्र राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति है। यह कथन किसका है? तो डी टाकविल। महानगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह विधायक होता है। नगरपालिका की स्थापना कितनी न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर होती है? तो यह 20,000। परिस्थिति शास्त्र समुदायों का वातावरण से संबंधित अध्ययन है, तो यह है आग, वन एवं निम्काप ये इनका अध्ययन है। परिस्थिति शास्त्र पर्यावरण के संदर्भ में मनुष्य तथा उसकी संख्याओं का अध्ययन, तो ये क्यूबर। संकेत क्षेत्र सिद्धांत प्रथम कार्य, तो ये वर्गेस का है। प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत प्रतिपादित है, तो ये बर्गेस बाग का। सातव्य सिद्धांत के समर्थक यह आश्वास कराते हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय अंतर केवल तुलनात्मक अंशों में ही होता है तथा इन दोनों ध्रुवों के बीच एक ऐसी श्रृंखला स्पष्ट होती है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। ग्रामीण नगरीय सातव्य की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये सेजमैन। द आइडियोलॉजी ऑफ द रूरल अर्बन कंटिन्यूम पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? तो ये बेनेट ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है बर्जल। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे संपन्न हुई? तो यह औद्योगिक खोज के कारण। नगरीकरण का सशक्त माध्यम क्या रहा है? तो राजधानी। नगरीकरण पर किस अवधारणा का व्यापक प्रभाव पड़ा है? तो जाति का प्रभाव पड़ा है। किस विद्वान ने मनुष्य, धन, माल और मशीन को उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माना है? तो पी जिसबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। मानवीय क्रियाओं से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मानव द्वारा या मानव के सहयोग से संपन्न की जाती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह डॉक्टर SP सिंह। नगरीय तनाव को दूर करने के लिए युवाओं को किस प्रकार के कार्यों में लगाया जाना चाहिए? तो सृजनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर ए। नगरीय तनाव का उदय किस कारणवश होता है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और धार्मिक संकीर्णता। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, दोनों ए और बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, विघटन समूह के सदस्यों पर आचरण के वर्तमान सामाजिक नियमों के प्रभाव को कम करना होता है। इस कथन के लेखक कौन है? तो थॉमस एवं नैनिकी होते हैं। सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक सदस्यों के मध्य स्थापित संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यह कथन लेखक कौन है? तो यह है इलियट और मैरिल। विघटन विशेष रूप से सामाजिक ढांचे के संगठनात्मक पक्ष के अंतर्गत असंतुलन को व्यक्त करता है। यह किसका है? तो यह RT लपियारे। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति गांव से दूर नौकरी या शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आकर रहने लगता है तो उसे कौन सा प्रवास कहते हैं? तो ये दीर्घकालिक प्रवास कहते हैं। जो गांव शहर के नज़दीक होते हैं वहाँ के निवासी नौकरी, व्यापार या शिक्षा आदि कारणों से प्रायः रोजाना ग्रामों से नगरों में आते हैं और कार्य को समाप्त होने पर लौट जाते हैं, उसे कौन सा प्रवास कहते हैं? तो ये कहते हैं दैनिक प्रवास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मलिन बस्तियां मानवता के पतन की पराकाष्ठा की प्रतीक है और जो व्यक्ति इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी है उन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए। मलिन बस्तियों को देखकर यह किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। औद्योगिक केंद्रों की हजारों मलिन बस्तियों ने मनुष्यत्व को पशु बना दिया है। यहाँ नारीत्व का अनादर होता है और बाल्यावस्था को आरंभ में ही विषाक्त किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संहिता श्रमिकों को औद्योगिक केंद्रों में अपनी पत्नियों को साथ रखने के लिए हतोत्साहित करती है। ऐसे देश में जहाँ कम आयु में विवाह प्रचलित है, वहाँ युवा श्रमिक जिसने अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही किया हो, नगर के आकर्षण से प्रभावित होता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए ऐसे भी स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है अभी, किसी भी शहर ने वह सब नहीं सहा होगा जैसा पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के साथ हुआ। इसे शहरीकरण के एक ऐसे स्वरूप ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है जो इसे नष्ट करने पर आमादा आमादा है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दिल्ली के नगरी स्वरूप को हाल बेहाल कर देना चाहती है। विडंबना यह है कि दिल्ली की बर्बादी की कहानी लिख रहे लोग वे हैं जिन पर शहर की हिफाजत का दायित्व है। यह कथन किसका है? तो यह है जगमोहन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगमोहन। अगला क्वेश्चन है, नियोजक एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एक निर्धारित उद्देश्य होता है। यह किम्बल यंग का है कथन है। लास्ट क्वेश्चन है, नियोजन वह पूर्व दृष्टि है जो जानबूझकर मानवीय व्यवहारों में प्रयुक्त की जाती है जिसमें सामाजिक प्रक्रिया केवल विरोध एवं प्रतियोगिता का ही फल न बन जाए। यह कथन के लेखक, तो यह कार्ल मानहिम। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मानहिम। तो देखिए इस प्रकार ये जो दूसरा वाला यूनिट खत्म हुआ, इसको यूनिट वाइड में बांटा गया है। अब इसमें आता है थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं। किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। उसके बाद वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो ये होता है मृदा अपरदन होता है, बाढ़ आना होता है, सूखा पड़ना होता है। सभी हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो ये घास का स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जीवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। तो यह कहते हैं जनसंख्या। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी परिस्थितिकी। इकोलॉजी को परिस्थितिकी बोलते हैं। शब्द को देने वाले, तो यह है ई हेकल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1 से 2%। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं परितंत्र। एक परितंत्र में शैवाल, हरी इकाई का स्थान होता है, तो यह होता है उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं तो उपभोक्ता होते हैं। परितंत्र में बाज का स्थान, तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। पारितंत्र में मानव, तो ये सर्वाहारी होता है, मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा? तो सर्वाहारी हो जाएगा। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं तो मृत्युपोष जीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं तो परजीवी आते हैं। उसके बाद एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के? तो ये द्वितीय श्रेणी के होते हैं। जैव मंडल जल, थल, वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? तो ये 22 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, तो यह होता है कृत्रिम परितंत्र। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा? तो यह परिस्थितिकी संकट।
मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये फसल परितंत्र होता है। अगला है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ये होता है सूर्य। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक होते हैं, तो ये होता है अपघटक। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है, तो यह जैव संरचना। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, तो जीवी व तथा अजीवी। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष होता है। मितपोषणी झील का उदाहरण है, तो ये राजस्थान का सांबर झील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है, तो यह पवन। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो ये होता है मरुद्भिद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरुद्भिद। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दो पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, तो ये कहते हैं इकोटोन। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्रों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय हो जाता है, तो यह है श्वसन। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो यह है 4। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो यह है सौरिक विकिरण। ऑप्शन नंबर डी। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है, तो यह झाड़ी पौधों के लिए। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, तो यह न्यूनतम अंश। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं, तो होलार्ड। किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है साइक्रोमीटर। बालुकोभिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं, तो यह बजरी तथा रेत में। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा सत्य नहीं वो बताना है। ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गम में संतुलन होता है, तो ये सही है। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचयित पदार्थ अधिक होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है जैव भू रासायनिक तंत्रों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है, तो ये कथन गलत है। तो जो कथन गलत है वही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं कर्सोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है, तो यह ऊर्जा पिरामिड। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है, तो ये अक्टूबर में। पारिस्थितिकी तंत्र में से एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो यह इकोटोन। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह है ओस्लो में। पारिस्थितिकी निकेत यानी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो यह है ग्रीनेल्स। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, तो यह औद्योगिक प्रबंधन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो सुंदरवन में। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो ये हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो सामुद्रिक। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, तो ये है हार्लान बैरोज ने। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल घटकों में निम्न सम्मिलित किया जाता है, तो यह स्थानिक। किस नगर के प्रदूषण करने वाले
उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, तो यह है आगरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा का लाभ होगा लेकिन खनिजों का हानि होगा पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का स्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती है। इस क्रिया को कहते हैं एलिलोपैथी। ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होता, इस संबंध को कहते हैं स्वभोजिता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो यह है समुद्री। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो ये होता है पत्थर। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो यह है फास्फोरस चक्र। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो यह कार्बन चक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रों को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से सही है, कथन सही है कौन सा? प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता से अधिक होती है, सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ये भी सही है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 6 मौलिक जैविक तत्व, तो CHONSP। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म जान रहे हैं, पूरे फुल फॉर्म, तो बताइए। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे यहाँ पर है ना, तो आप इसका बताइए। अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिंक, कैल्शियम, और क्या क्या है यहाँ पर, आप बताइए इसको। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, तो द्वितीयक उत्पादकता। अगला है, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है ऊष्मागतिकी प्रथम, तो इसको ऑप्शन बी लगाइए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। नेक्स्ट है, आस्थापन से अभिप्राय होता है स्थापना का। परिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, तो यह वोल्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, परिस्थितिकी अनुक्रमण में होने वाली क्रियाओं का सही क्रम होता है न्यूडेशन, आक्रमण, स्पर्धा तथा प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है, तो ये होता है अभिगमन, आस्थापन, एकत्रीकरण, तो सभी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है, तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मित्र कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, तो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अनुक्रमण से सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो ये जलवायु का। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, तो नवीन समुदायों में। एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है, तो ये होता है घास। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे कहते हैं की स्टोन प्रजाति। समुदाय सदस्यों के समुच्चयन या पुंज को व्यक्त करता है, तो यह विभिन्न प्रजाति हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें कहते हैं की स्टोन प्रजाति। कवक मूली सहवास में कवक जंतु, तो ये कहलाते हैं खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, तो यह सहोपकारिता को। ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है, तो यह एक सहजीवी के रूप में। क्लेप्सिएला एक है, तो यह नाइट्रोजन स्थिर करता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, तो ये साइकस किसी प्रवालाभ जड़ों में, ये भी सही है। और एंथोसीरोस के थैलेस में और एजोला में, तो ये भी सही है। धान के खेतों में, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
पौधों और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित हैं वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। तो कोशिकीय अपघटन के द्वारा, हार्मोस बनाना और खनिजीकरण द्वारा, श्वसन द्वारा। तो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपघटनकारी कभी भी स्टोन प्रजाति नहीं हो सकती, तो ये गलत है। शाकाहारी सौदा की स्टोन प्रजाति होते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो ये होती है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो पोषण चक्र में, पोषण तल में, खनिज चक्र में, तो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण होता है, तो जांच और संतुलन द्वारा होता है। शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ये भी होता है। ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सभी सही है। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं, केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में, ऑप्शन नंबर सी होता है। क्लास्टियल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो यह है अवयवी, ऑप्शन नंबर बी। अधिपातप का अच्छा उदाहरण है लाइकेंस और आर्किड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च ऊर्जा की ओर। अगला है, नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, तो नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 98, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं, तो इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरोध। निम्नलिखित में से स्पर्धा धनात्मक पारस्परिक क्रिया नहीं, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 100, जैविक साम्यता स्थापित होती है, तो ये होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होता है, तो प्राकृतिक आपदा के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य के लिए, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 102, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान, तो ये 90% होता है। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं परभक्षी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुक्रमण में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होता है, तो ये क्रम की समुदाय। नेक्स्ट है, स्पर्धा प्रभाव डालती है, तो आबादी घनत्व पर, समुदाय पर और उत्पादन पर, उत्पादन की क्षमता पर, तो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 है, परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो ये ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं, इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है, तो ये होता है शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 109, जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है तथा इस दौरान तत्वों का वितरण, पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किन प्रवस्थाओं से होकर संपन्न होती है, तो वायुमंडलीय, अवसादीय और जैविकी, तो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला है, चरम समुदाय वाले पौड़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो ये होता है होमियोस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की अवधारणा अवस्थाओं के आधार पर किस प्रकार के पारिस्थितिकी की तंत्र में शुद्ध समुदाय, उत्पादकता कम, सकल जैव पदार्थ अधिक तथा पोषक तत्वों के पुनर्जनन में वृद्धि पाई जाती है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में है, प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्रों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है,
किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, अधोलिखित में किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? तो ये होता है ज्वारी, एस्चुअरी, ऑप्शन नंबर बी। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो ये होता है पोषण स्तर 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो ऊर्जा का नहीं होता है। तो किसका इसका होता है? तो कार्बनिक पदार्थों का होता है, जल का होता है, अकार्बनिक पदार्थों का होता है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो कार्बन चक्र में होता है। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। तो यह होता है अवसाद चक्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118 है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो यह होता है समताप मंडल। भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यह होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 121 और ये लास्ट है, जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? तो ये 20 से 30 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने इसमें 121 क्वेश्चन और अभी जो उसके बाद सेकेंड वाला पढ़े थे हम लोगों ने, तो सेकेंड वाले में 63 क्वेश्चन पूरा पूरा हम लोगों ने किया है। तो टोटल 184 क्वेश्चन हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट अगर आपको 3 चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि इसमें पार्ट 1 एक बार बना दिया गया वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 भी आए तो आप देख लीजिए, कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही है, और पेपर 3 में भी क्या आप चाहते हैं पेपर 3 आए, तो कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।